हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है CGL 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है और हमारा प्री एग्ज़ाम होगा अराउंड अगस्त सितंबर। किसी भी एग्ज़ाम के लिए PYQs बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम CGL 2025 की प्री की सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे शिफ्ट वाइज। और ये हम करने वाले हैं टफेस्ट टू इजीएस्ट के फॉर्मेट में। मतलब हम सबसे टफेस्ट शिफ्ट से स्टार्ट करेंगे और मेरी ये कोशिश रहेगी कि जितने PYQs हैं मैं आपको उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स इसके थ्रू रिवाइज करवा पाऊँ। हम इसमें पेपर को टाइमली अटेम्प्ट करने पर भी फोकस करेंगे और एग्जाम टाइम में हमारा दिमाग कैसे काम करता है उसका रियल टाइम एनालिसिस भी करेंगे। कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी जो एग्जाम हॉल में बहुत यूजफुल होती हैं। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी जो इंग्लिश की 12 सितंबर शिफ्ट 3 से। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम द गिवन वर्ड। एंटोनियम का मतलब ऑपोजिट। हमारा वर्ड है पॉलीमैथिक। अब इसको हम रूट वर्ड्स के थ्रू करेंगे। पॉली का मतलब होता है मैनी और मैथिक का रिलेशन है लर्निंग से या नॉलेज से। तो पॉलीमैथिक का मीनिंग हुआ ऐसा पर्सन जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो या वो बहुत ज्यादा लर्नेड हो, उसे हम पॉलीमैथिक कहते हैं। अब ऑप्शंस में इंटेलेक्चुअल, अब जो इंटेलेक्चुअल होगा वो इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है, तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम नहीं होगा। अनइन्फॉर्म्ड, अनइन्फॉर्म्ड हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि ये पॉलीमैथिक मतलब जिसको सब पता है, जिसको सब नॉलेज है, और अनइन्फॉर्म्ड जिसको कुछ नहीं पता है। ऐसे ही हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। हमारा आंसर अनइन्फॉर्म्ड है, ये हमें पता चल चुका है। स्किल्ड, स्किल्ड का क्या मतलब है? अगेन जिसको नॉलेज है वो स्किल्ड है। सेंटली, सेंटली का मतलब क्या होता है? सेंट लाइक, और हमें पता है जो सेंट है वो बहुत नॉलेजेबल होगा अगेन। तो ये तीन वर्ड्स तो हमारे हो गए सिमिलर नेचर के और हमारा आंसर हो गया पॉलीमैथिक का ऑपोजिट अनइन्फॉर्म्ड। अब ये तो तब था सिनेरियो जब हमें पॉलीमैथिक का मीनिंग का आइडिया था या फिर रूट वर्ड्स के थ्रू हमने गेस वर्क किया। बट एग्जाम हॉल में कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हमें जल्दी से स्ट्राइक हो कि हमें रूट वर्ड्स के बारे में सोचना है या मीनिंग के बारे में सोचना है, और बहुत सारे वर्ड जैसे आते हैं जिनके मीनिंग का आइडिया हमें नहीं होता। तो हम क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं? तब हम ट्रिक यूज करेंगे एलिमिनेशन की। अब इसमें एलिमिनेशन कैसे यूज होगी? हम इसमें देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल, अनइन्फॉर्म्ड, स्किल्ड, सेंटली। इसमें से ये जो तीन वर्ड्स है ना, इनकी जो वाइब है वो सेम है। ये तीनों ही पॉजिटिव वर्ड्स हैं और एक ही मीनिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब हमें पॉलीमैथिक का मीनिंग पता हो या ना पता हो, बट हमें ये तो दिख रहा है यहाँ से कि ये तीन वर्ड्स का मीनिंग सेम सा लग रहा है और यही एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये हमारा आंसर डेफिनेटली हो सकता है। तो हम इसको एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट ये थोड़ा कॉमन वर्ड है, तो हम इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं एक बार। पॉलीमैथिक, इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं और इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। कुछ सिनोनिम्स तो हमने अभी देखे हैं जैसे इंटेलेक्चुअल और इन्फॉर्म्ड, नॉलेजेबल, सेंटली, और भी कुछ सिनोनिम्स होते हैं जो बहुत कॉमन है। एरुडाइट, ये आपने जरूर कभी ना कभी किसी पास्ट ईयर में जरूर देखा होगा। एरुडाइट, एरुडाइट का मतलब होता है जो नॉलेजेबल हो, स्किल्ड हो, और पॉलीमैथिक तो है इसका सिनोनिम। उसके बाद एक वर्ड होता है सैवी। हमने ये जरूर सुना होगा टेक सैवी।
टेक savvy मतलब जिसको टेक्निकल नॉलेज बहुत है, जिसका टेक्निकल नो हाउ बहुत स्ट्रांग है। तो अगेन नॉलेज से रिलेटेड है, जिसको नॉलेज ज्यादा है savvy। एक और वर्ड आता है वर्स्ट। वर्स्ट, ही इज वेल वर्स्ड इन ऑल द लैंग्वेजेस, मतलब अगेन नॉलेज है, सब पता है, तो वर्स्ट भी हमारा सिनोनिम है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ओमनीसिएंट। ओमनी प्रेजेंट हम सबने सुना है, जो हर जगह प्रेजेंट है। ओमनी का मतलब ही ये होता है ऑल या एवरीवेयर। तो जिसको सब चीजों की नॉलेज हो वो पॉलीमैथिक, ओमनीसिएंट। ठीक है, अब इसके कुछ एंटोनियम्स की भी बात कर लेते हैं। एंटोनियम्स में एक तो पॉली का ऑपोजिट मोनो, तो मोनोमैथिक कह सकते हैं। और इग्नोरेंट, जिसको कोई नॉलेज ना हो। और स्पेशलाइज्ड भी जो है वो एक एंटोनिम है पॉलीमैथिक का, क्योंकि हमने पॉलीमैथिक में पढ़ा था जिसको बहुत सारी चीजों की नॉलेज हो, और स्पेशलाइज्ड क्या हो गया, जिसको एक पर्टिकुलर एरिया की या सिंगल फील्ड की नॉलेज हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यूलोगी। यूलोगी का क्या मतलब होता है? यूलोगी का मतलब होता है प्रेज, शॉर्ट स्पीच। शॉर्ट स्पीच जो हमने किसी की तारीफ करने के लिए बोली हो, प्रेज करने के लिए हम किसी के लिए शॉर्ट स्पीच देते हैं, दैट इज यूलोगी। अब ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले हम वो केस देखेंगे जिसमें हमें वर्ड्स का मीनिंग पता चल गया, हमें वर्ड का मीनिंग पता है। अब हम ऑप्शंस में से देखेंगे सबसे पहले एलिमिनेशन के लिए कि ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जिनका हमें मीनिंग पता है। जैसे सबसे पहले मुझे दिख रहा है प्रोनाउंसिएशन, जिसका मीनिंग मुझे डेफिनेटली पता है। तो यूलोगी का मतलब है किसी की प्रेज में एक शॉर्ट स्पीच देना, और प्रोनाउंसिएशन का मतलब है बोलने का तरीका। किसी भी वर्ड को, किसी भी लैंग्वेज को बोलने का तरीका, उसको कैसे बोला जाता है, वो प्रोनाउंसिएशन होती है। तो यूलोगी का ऑपोजिट प्रोनाउंसिएशन तो नहीं हो सकता। ऐसे ही मुझे एक और दिख रहा है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का क्या मतलब होता है? रिवर की ब्रांच, या तो एक मेन रिवर से जो ब्रांचेस अलग होती हैं, या फिर बहुत सारी ब्रांचेस जो एक रिवर बनाती हैं, वो ट्रिब्यूटरी। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये जो ट्रिब्यूटरी है ये भी कहीं से भी यूलोगी से कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब हमारे पास दो वर्ड्स बचे, पैनेगायरिक और कैस्टिगेशन। अब ये जो वर्ड है ये थोड़ा नॉलेज बेस्ड वर्ड है। अगर आपको नहीं पता इनका मीनिंग तो ये क्वेश्चन एलिमिनेशन या फिर कोई ट्रिक लगा के करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको इन दोनों का मीनिंग बता देती हूँ। पैनेगायरिक का मीनिंग होता है किसी की प्रेज करना, किसी के लिए अच्छा बोलना, किसी को कॉम्प्लीमेंट करना, ये सब होता है पैनेगायरिक का मीनिंग। मतलब पैनेगायरिक और यूलोगी तो हो गए एक दूसरे के सिनोनिम। तो हमारा ऑप्शन बचा कैस्टिगेशन। कैस्टिगेशन होता है यूलोगी का ऑपोजिट, ये है इसका एंटोनियम, और इसका मतलब होता है क्रिटिसिज्म करना। ठीक है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं अगेन इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं। कैस्टिगेशन और यूलोगी दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, तो हम दोनों के सिनोनिम्स देख लेंगे। यूलोगी का क्या सिनोनिम है? प्रेज, अपलॉड। अपलॉड हम बोलते हैं किसी की तारीफ करने को कहते हैं अपलॉड करना। वैसे ही एक वर्ड होता है लॉडेशन। लॉडेशन जो है वो भी यही है, किसी की तारीफ करना। इसके बाद एप्रिसिएशन, कॉम्प्लीमेंट हम पहले ही देख चुके हैं।
और एक और वर्ड होता है होमेज। ये सब जो वर्ड्स हैं ये यूलोगी के सिनोनिम्स हैं। अब हम देखेंगे कैस्टिगेशन के सिनोनिम्स। कैस्टिगेशन के सिनोनिम्स कौन से हैं? किसी को डांटना, रिब्यूक करना, रेप्रिमांड करना, और क्या हो सकता है? स्कोल्ड करना, एडमोनिशन। एडमोनिशन अगेन बहुत कॉमन वर्ड है। एडमोनिशन, चैस्टाइजमेंट भी होता है एक। ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये कॉमनली वोकैब के क्वेश्चंस में यूज हो जाते हैं। और जो यूलोगी के एंटोनिम्स हैं वो कैस्टिगेशन के सिनोनिम्स हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यूलोगी के ये सिनोनिम्स हो गए और ये सब हो गए यूलोगी के एंटोनिम्स। ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि ये सब कैस्टिगेशन के एंटोनिम्स है। तो हमें मीनिंग बेसिकली पता होना चाहिए, उससे हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइस का। वॉइस का क्वेश्चन है, हमें टेंस का ध्यान रखना है। अगर हम पैसिव से एक्टिव और एक्टिव से पैसिव करते हैं तो टेंस सेम रहना जरूरी है। तो हम सेंटेंस देखते हैं। इट हैज बीन claimed that important data was being disclosed by employees within the firm। मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट डेटा था जो एम्प्लॉइज हैं फर्म के वो डिस्क्लोज कर रहे थे, ये पता चला है। ठीक है, अब इसमें टेंस पहचानो। वॉज, पास्ट, बीइंग क्या बताता है? जहां भी आईएनजी होता है वहां हमें बिना कुछ सोचे समझे एक वर्ड के बारे में सोचना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है? Someone has claimed the employees were disclosing important data within the firm। यहाँ पे were है, past के लिए ing है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। बट हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। important data had been disclosed by employees, had been disclosed आ गया, past perfect continuous हो गया, ये तो past perfect हो गया, ये तो इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है have allegedly been disclosing, मतलब कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट क्योंकि हैव है, परफेक्ट क्योंकि बीन है, और आईएनजी क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। तो ये हमारा मैच ही नहीं कर रहा, इसलिए ये ऑप्शन भी डिस्क्वालीफाइड। वैसे हम आंसर देख चुके हैं बट हम फिर भी ऑप्शन एक बार स्टडी कर रहे हैं। द फर्म वॉज एलिजिबली डिस्क्लोजिंग, वॉज पास्ट, डिस्क्लोजिंग आईएनजी कॉन्टिन्यूस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में है। तो एक बार हम इसको पढ़ेंगे। द फर्म वॉज एलिजिबली डिस्क्लोजिंग एम्प्लॉइज डेटा, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया ना, ये तो मीनिंग ही चेंज कर रहा है सेंटेंस का, मतलब जज्बात ही बदल गए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इंपॉर्टेंट डेटा वॉज बीइंग डिस्क्लोज्ड बाय एम्प्लॉइज विद इन द फर्म, और यहाँ पे फर्म ही डेटा डिस्क्लोज करने लग गई एम्प्लॉइज का, तो ये तो मीनिंग ही चेंज हो गया, इसलिए ये ऑप्शन भी हट गया। हमारा आंसर है समवन हैज क्लेम्ड दैट एम्प्लॉइज वर डिस्क्लोजिंग इंपॉर्टेंट डेटा विद इन द फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीअरेंजमेंट का। अब सेंटेंस रीअरेंजमेंट में हम दो अप्रोचेस से जनरली क्वेश्चन करते हैं। पहला होता है स्टार्ट ढूंढकर। स्टार्ट ढूंढकर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कई बार जो ऑप्शंस हैं उसमें बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनकी अब्रप्ट स्टार्टिंग होती है, जैसे इट से या दीस से, ऐसी कुछ दिस से। ये सब जो वर्ड्स हैं ये किसी भी पैराग्राफ के या ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में हम नहीं लगा सकते, तो वो सारे ऑप्शंस जो हैं हमारे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। और एक और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या होता है, या तो जैसे कोई स्टोरी है तो हमें पता है कि कई बार ईयर्स भी गिवन होते हैं कि इस साल में ये हुआ, फिर आगे दूसरा ईयर गिवन होता है तो हमें कनेक्ट करने में आसानी होती है। या फिर स्टोरी का कोई ऑर्डर गिवन होता है कि पहले वो बड़ा था फिर वो बूढ़ा हुआ, तो ऐसे करके भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। और अब ये जो है एक और तरीका होता है, कभी कभी हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर गिवन होता है और हमें उसको
कनेक्ट करके हम उसका ऑर्डर बना लेते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये इस पर ही बेस्ड है। द टीम एग्जामिन द फीडबैक रिजल्ट्स, मतलब कोई रिजल्ट्स की बात हो रही है। फाइंडिंग्स वर अप्लाइड टू एनहांस द कस्टमर्स जर्नी, कुछ फाइंडिंग्स मिली जो रिजल्ट आया उससे, और हमने कस्टमर की जर्नी को एनहांस किया। फोकस प्रमोशनल कैंपेन वाज डिजाइंड, कैंपेन डिजाइन हुआ, और इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड। इसका मतलब पक्का है कि कोई तो कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, ठीक है, कोई तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ पे है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर की जाएगी, ठीक है, मुझे लग रहा है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर की जाएगी, उसके बाद ही तो कोई रिजल्ट आएगा और हम उसको एनालाइज कर पाएंगे। तो इंफॉर्मेशन के बाद रिजल्ट आया, फिर हमने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोग्राम को डिजाइन किया। प्रोग्राम को डिजाइन करने के बाद कस्टमर जर्नी एनहांस करने के लिए उसको अप्लाई कर दिया। जब तक प्रोग्राम डिजाइन नहीं होगा तो अप्लाई नहीं होगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप में भी सिंपल लॉजिक लगा के हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच में गिवन है, हमें डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब द मैनेजर टोल्ड द स्टाफ दैट ड्यू डेट्स मस्ट बी मेट स्ट्रिक्टली। अब वैसे तो टोल्ड के लिए हम सेट टू ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सेट टू को टोल्ड में चेंज किया जाता है, बट ये सेंटेंस उस फॉर्म में नहीं लिखा कि द मैनेजर सेड टू द स्टाफ, इसमें सेड लास्ट में है, तो हम ये वाला आइडिया तो फॉलो नहीं कर सकते यहाँ पे, बट ये ट्रेडिशनल ग्रामर में ऐसे ही यूज होता है। अब हम नेक्स्ट चीज देखेंगे, दैट द ड्यू डेट्स मस्ट बी मेट स्ट्रिक्टली। मस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, और हमें जब भी हम डायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, एक चीज जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो है टोन ऑफ द सेंटेंस, या जो वो आइडिया कन्वे करना चाह रहा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया है, तो ऑप्शंस में भी, मतलब डायरेक्ट स्पीच में भी ये टोन यूज होनी जरूरी है, ठीक है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, नीचे से जाते हैं इस बार। ड्यू डेट्स आर टू बी मेट, ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा ना जितनी इंटेंसिटी से ये क्या गया, मस्ट बी मेट। मस्ट हमने पढ़ा है मोडाल्स में कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, इसका मतलब है अगर नहीं हुआ तो इसके कुछ नेगेटिव आउटकम्स होंगे। मस्ट जो है उसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। मीट द ड्यू डेट स्ट्रिक्टली, अगेन ये और इसमें मस्ट नहीं है तो हम इसको नहीं देखेंगे। यू शुड, अब यहाँ तो सजेशन और एडवाइस पे ही आ गए। शुड तो बहुत पोलाइट वर्ड है जो बेसिक सजेशन या एडवाइस देने के लिए यूज होता है, तो ये भी यूज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ड्यू डेट्स मस्ट बी मेट स्ट्रिक्टली, इसमें सब कुछ आ रहा है हमारा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, select the sentence containing the homonym of the highlighted word. A word homonym. Homonyms अभी जनरली पहले नहीं आते थे, CGL 2025 में बहुत ज्यादा देखे गए हैं, इससे पहले रेयरली आ रहे थे, पर CGL 2025 में बहुत सारी शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर के लिए। होमोनिम्स होते क्या है? होमो का मतलब साउंड से रिलेटेड है। होमोनिम्स आर दोज जिनका साउंड या प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है, बट मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूंगी, राइट और राइट। अगर मैं इसको बोल रही हूं तो आप नहीं गेस कर सकते कि मैं कौन सा वाला राइट बोल रही हूं, और यहाँ पे मीनिंग्स टोटली ऑपोजिट है। इस राइट का क्या मतलब होता है? लिखना, और इस वाले राइट का मतलब है डायरेक्शन, और बोलने में ये बिल्कुल सेम है, इसलिए ये दोनों क्या है? होमोनिम्स। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। द हिस्टोरियन साइटेड अ बैले इन नॉर्मन डिफेंसिव डिजाइन। बैले है हमारा वर्ड जो कि हाईलाइटेड है। अब इसका क्या मतलब है? पहले हम सेंटेंस का मीनिंग देख लेते हैं। हिस्टोरियंस ने बैले का डिफेंसिव डिजाइन जो है, नॉर्मन जो कंट्री है
वहां के डिजाइन में देखा है, डिफेंसिव जो डिजाइन है उनके, मतलब जो वो अपने कैसल्स के आसपास बनाते हैं, उसमें बैले का स्ट्रक्चर होता है। बैले क्या होता है, जैसे एक फोर्ट है या फिर कोई कासल है, उसके आसपास वो बहुत ज्यादा ओपन एरिया छोड़ते हैं, जिसे हम हिंदी में आंगन कह सकते हैं या कोर्टयार्ड कह सकते हैं। ये कहाँ पे है, कैसल के आसपास है। ठीक है, अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कि होमोनिम किसमें है। ठीक है, पहला है बैले प्रेजेंटेड द फाइंडिंग्स, पहले हम सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। फाइंडिंग्स ऑन नॉर्मन फोर्टिफिकेशन एट द सेमिनार, द आउटर बैले encircled the moat and was guarded by the watchtowers. The soldiers retreated into the ballet. The wooden palisade was raised around the ballet for extra protection. अब ये देखो, यहां पे भी ये रॉयल सेंस में यूज हुआ है। ठीक है, यहां भी सोल्जर्स उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये भी रॉयल है। और यहां पर भी मोट का मतलब कैसल से रिलेटेड होता है, और ये भी गार्डेड है वॉच टावर्स से, मतलब ये भी कुछ रॉयल है। तो एक ही ऑप्शन बचा है हमारा जो आंसर है। और इस सेंटेंस में बैली का मतलब क्या है, बैली प्रेजेंटेड द फाइंडिंग्स ऑन नॉर्मन फोर्टिफिकेशन एट द सेमिनार। अब नॉर्मल डिफेंसिव डिजाइन, नॉर्मल फोर्टिफिकेशन से कंफ्यूज नहीं हो जाना, यहाँ पे बैले एक पर्सन है, बैले ने कुछ प्रेजेंट किया है, फाइंडिंग्स प्रेजेंट की हैं। तो बैले यहाँ पे सुनने में सेम लग रहा है बट मीनिंग एब्सोल्युटली ऑपोजिट है, इसलिए बैले हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा पैसेज के क्वेश्चन शुरू होते हैं। अब पैसेज के क्वेश्चंस आएंगे तो हम ये स्टडी करेंगे कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे टाइमली कर सकते हैं, क्या अप्रोच बेस्ट रहेगी जिसमें हमारा टाइम भी कम कंज्यूम होगा और हम जल्दी से सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे, हम सब लोग यही कहते हैं और हम भी ऐसे ही करेंगे कि हम सबसे पहले सारे के सारे क्वेश्चंस रीड करेंगे। ठीक है, ताकि हम ये आइडिया ले पाए कि हमें पैराग्राफ में जो हम रीड करेंगे बाद में, उसमें हमें क्या क्या ढूंढना है और किस माइंडसेट से हमें वो पैराग्राफ पढ़ना है। ठीक है, बट हम एक चीज और करेंगे, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो हम एक शीट और पेपर तो होता ही है, शीट और पेन तो होता ही है हमारे पास एग्जाम में, तो हम हर क्वेश्चन का जो कीवर्ड है वो जरूर लिख लेंगे कि हमें ढूंढना क्या है पैराग्राफ में। ठीक है, बहुत छोटा कीवर्ड होगा और इसमें टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ये आपको हेल्प करेगा कि आपको बार बार स्क्रीन स्विच नहीं करनी पड़ेगी जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, द मेन पॉइंट ऑफ ग्रुप थिंक एज प्रेजेंटेड इन द पैसेज। इसमें हमारा कीवर्ड क्या हो जाएगा, मेन पॉइंट। तो आप अपनी शीट पे एक जगह लिख लो मेन पॉइंट। आप ये जो तरीका है इसको फॉलो करके देखना है, बहुत यूजफुल तरीका है, दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो एक शीट पे लिख लेना मेन पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द पैसेज विच एवोल्यूशनरी टेंडेंसी फ्यूल्स सोशल कॉन्फॉर्मिटी। तो इसमें से या तो ये लिख लो या तो ये लिख लो, सोशल कॉन्फॉर्मिटी लिख लेते हैं। ठीक है, सोशल कॉन्फॉर्मिटी। नेक्स्ट, what remedy does the passage recommend for groupthink and conformity? तो हम रेमेडी लिख लेते हैं कि हमें कोई रेमेडी भी ढूंढनी है। ठीक है, ये वर्ड्स हमें हेल्प करेंगे जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। How does the passage say digital platforms strengthen conformity? अभी हमें कोई आइडिया नहीं है पैसेज में क्या होने वाला है, हम सिर्फ कीवर्ड्स लिख के अपने काम को आसान कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड हो गया डिजिटल प्लेटफॉर्म। विद इन 20 to 30 सेकेंड हम ये 4 to 5 क्वेश्चंस पढ़ लेंगे और कीवर्ड्स लिख लेंगे। Which incident is mentioned as a real life outcome linked to group thinking? तो हम ये लिख सकते हैं रियल लाइफ आउटकम, एकदम शॉर्ट फॉर्म्स में लिखना है। ठीक है, अब हम अपने पैसेज पे जाएंगे। पैसेज पढ़ते हैं हम अपना। A common pattern in group decision making
widely known as groupthink, occurs when a team's hunger for complete agreement becomes stronger than its willingness to examine other viewpoints with a critical lens. इसका मतलब है कि जो ग्रुप थिंकिंग है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग है, उसमें हमारा मेन फोकस किस पे चला जाता है कि कंप्लीट अग्रीमेंट हो, और इसलिए हम जो दूसरे तरीके के व्यू पॉइंट्स है उनको देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं. हम बस ये कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से एक डिसीजन पे पहुंचे जिसमें सबका अग्रीमेंट हो. एज अ रिजल्ट, choices often turn defective because disagreement is either quietly silenced from within or discouraged through social consequences. मतलब कुछ जो लोग जो डिसएग्री करते हैं या तो उन्हें चुप करा दिया जाता है या फिर वो डिस्करेज हो जाते हैं क्योंकि जो लोग हैं वो इस डिसएग्रीमेंट को अच्छा नहीं मानेंगे. और ये हम जनरल लाइफ में भी देखते हैं. अगर 5 लोग एक चीज को कह रहे हैं और एक उसमें से डिसएग्री कर रहा है तो उसको चुप कराने की कोशिश की जाती है, दैट दिस इज रॉन्ग, यू डोंट से दिस. तो वो टेंडेंसी बन जाती है, ह्यूमन नेचर बन जाता है हमारा. ठीक है. क्लोजली लिंक टू दिस सोशल कॉन्फॉर्मिटी, अब ये वर्ड्स हमारे क्वेश्चंस में थे. The tendency to adjust one's opinion or actions to match the majority, often unconsciously to gain acceptance or prevent friction. इसलिए लोग क्या करते हैं, कॉन्फॉर्मिटी लाने के लिए लोग क्या करते हैं, या तो वो वही चीज बोलते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कह रहे हैं ताकि उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो और उनको एक्सेप्टेंस मिले ग्रुप का. In closely bonded circles such as boardrooms, policy groups or academic committees, individuals may hold back opposing ideas due to the fear of expulsion or damage to reputation. कई बार लोग अपने आइडियाज प्रेजेंट ही नहीं करते कि उनकी रेपुटेशन खराब होगी या फिर उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. सीनियर टू जूनियर में भी यही होता है कि हम अपने आइडियाज प्रेजेंट ही नहीं करते क्योंकि फ्रिक्शन होगा. With time, this shared uniformity creates mental stagnation, weakens creativity, and increases the chances of strategic misjudgment. अब क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में लोग अपने आइडियाज देना बंद कर देते हैं, क्रिएटिविटी कम हो जाती है. और ऐसा हुआ कब? The Bay of Pigs episode and the Challenger Space Shuttle tragedy are commonly highlighted as classic cases where group thinking distorted judgment. मतलब इसमें ग्रुप थिंकिंग हुई, लोगों ने नेगेटिव आउटकम दिखाया ही नहीं, जो मेजॉरिटी ने कहा वही डिसाइड हुआ, इसलिए जजमेंट्स जो है वो गलत हो गई. ये उसका रियल टाइम एग्जांपल है, ये 2 इंसिडेंट्स. ठीक है. फ्रॉम साइकोलॉजिकल एंगल, कॉन्फॉर्मिटी इज टाइड टू आवर इवोल्यूशनरी पुल टुवर्ड्स ट्राइबल बिलोंगिंग, वेयर स्टैंडिंग अपार्ट वंस कैरीड सर्वाइवल थ्रेट्स. पहले के टाइम में जो अपने ट्राइब से, अपने ग्रुप से अलग रहता था, उसके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता था. तो वो आइडिया को कनेक्ट किया है हमने साइकोलॉजिकली. टुडे द सेम इम्पल्स शोज अप थ्रू पीयर प्रेशर, वर्कप्लेस नॉर्म्स एंड ऑनलाइन एको चैम्बर्स. अब ये ऑनलाइन भी शो हो रहा है, एको चैम्बर्स जैसे कॉन्सेप्ट से, वर्कप्लेस नॉर्म से, कि हमें अपने अपोजिंग आइडियाज दिखाने ही नहीं है. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की भी बात हो रही थी ना. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्वेश्चन में आगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटेंसिफाई कॉन्फॉर्मिटी. आप अपने पॉइंट्स देखते रहिए जो आपने लिखे, उसमें आपको बहुत इजी होगा. इंटेंसिफाई कॉन्फॉर्मिटी बिकॉज द एल्गोरिदम कंस्ट्रक्ट पर्सनलाइज्ड बबल्स दैट कंफर्म एग्जिस्टिंग बिलीव्स, स्क्रीन आउट कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव्स. ठीक है. तो ये बबल क्रिएट कर देता है ऑनलाइन भी कि लोग अपने जो कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव्स है उसको सामने ही ना रखें, जो सब लोग कह रहे हैं वही कहते रहे. ये ऑनलाइन और ज्यादा पुश हो रहा है, इसका ये मतलब है. द एंटीडोट टू दिस नैरोड थिंकिंग इज टू बिल्ड डिसेंट इनटू द इकोसिस्टम. ठीक है. व्हेन टीम वेलकम्ड प्रिंसिपल डिसएग्रीमेंट, इट बिकम्स अ मेंटल सेफ्टी चेक अगेंस्ट टनल विजन. मतलब अगर हम डिसएग्रीमेंट्स को वेलकम करेंगे तो हम बेटर जजमेंट कर पाएंगे और विजन जो है वो एक ग्रुप का या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का वो ज्यादा बड़ा होगा. तो हमें डिसएग्रीमेंट्स को वेलकम करना चाहिए. ग्रुप थिंकिंग इस चीज को भी प्रमोट करती है. एनकरेजिंग एन एनवायरमेंट वेयर काउंटर व्यूज आर वैल्यूड नॉट पनिश, ये जो मैंने अभी बोला, सपोर्ट स्ट्रॉन्गर एंड मोर बैलेंस्ड एंड मोर रिजिलियंट डिसीजन. बेटर डिसीजंस ले पाएंगे हम.
In a time shaped by viral facts, polarized debate, and performative agreement, the bravery to question the crowd is both uncommon and necessary. मतलब टू स्टैंड अगेंस्ट द क्राउड गलत नहीं है, हमें अपने व्यूज को, चाहे वो रेवोल्यूशनरी हैं, चाहे वो कॉन्फ्लिक्टिंग है, उनको सामने रखना चाहिए. रियल प्रोग्रेस grows not from automatic loyalty to majority norms but from critical probing, मतलब critically analyze करने से, and the nerve to challenge what feels comfortable. तो हमने पढ़ लिया इसको, हमें इसका जिस समझ आ गया कि ये क्या कहना चाह रहा है. ये सिर्फ सिंपली ये कहना चाह रहा है कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग को वैल्यू करना चाहिए. ग्रुप थिंकिंग में जो भेड़ चाल का कॉन्सेप्ट है उसको खत्म करना चाहिए. और ये भेड़ चाल की वजह से या फिर सोशल कॉन्फॉर्मिटी की सारे लोग हमें ठीक समझे, हमें गलत ना समझे, या हमारा कोई फ्रिक्शन ना हो, इसलिए हमें वही कहना चाहिए जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कह रहे हैं. अब हमने ये एक बार पढ़ा है पैराग्राफ, ठीक है, और हमने अपने की पॉइंट्स लिखे थे. देखो एक बार तो हमें पूरा पैराग्राफ एंटायरली पढ़ना ही पड़ता है. अब हम कोशिश करेंगे कि जब हम आंसर्स करें तो हमें वापस इस पैराग्राफ पे ना आना पड़े, या फिर अगर हम क्लैरिफाई करना चाहें तो आए, बट हमें जरूरत ना पड़े. तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ये था हमारा पहला क्वेश्चन. What is the main point of group thinking as presented in the passage? Generating ideas towards teamwork, prioritizing agreement over evaluation, relying only on specialists, distributing authority across units. ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा ही नहीं था. पर हम आइडियाज जनरेट नहीं कर पा रहे ग्रुप थिंकिंग से, यही तो हमने पढ़ा है ना, कि वो ये चाहते हैं कि अग्रीमेंट हो बट क्रिटिकली उसको इवैल्यूएट नहीं करते. ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है कि यही तो मेन जो पॉइंट था पूरे पैराग्राफ का, यही था कि हम चाहते हैं अग्रीमेंट हो जाए, बट लोग अपने व्यूज टोटली प्रेजेंट ही नहीं करते, तो प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं हो पाता डिसीजन का. तो ये हमारा आंसर हो गया. हमें पैराग्राफ देखना ही नहीं पड़ा, ये तो जनरलाइज्ड आंसर है पूरे पैराग्राफ का जो जिस्ट बता रहा है. नेक्स्ट है, विच एवोल्यूशनरी टेंडेंसी फ्यूल्स सोशल कॉन्फॉर्मिटी. एवोल्यूशनरी टेंडेंसी किसमें पढ़ी थी हमने? जो ऑनलाइन जो चीजें आ रही हैं. बाय बैनिंग सेंसिटिव डिबेट्स, ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा ही नहीं. बाय समराइजिंग फैक्ट्स थ्रू विजुअल्स, ऐसा कुछ नहीं देखा हमने पूरे पैराग्राफ में. बाय अलाउइंग हिडन आइडेंटिटीज, भी नहीं देखा. क्रिएटिंग एको चैम्बर्स जरूर देखे हैं जो कि सोशल कॉन्फॉर्मिटी को बढ़ाते हैं. ऑनलाइन जो चीजें हैं वो कैसे इस चीज को और इंक्रीज कर रही हैं, ये इको चैम्बर्स हमने पढ़ा है. अगेन हमें पैराग्राफ देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी फिर से, क्योंकि हमने एक बार उसको थरली पढ़ लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रेमेडी. रेमेडी क्या हमने पढ़ी है उसमें? अपॉइंटिंग मोर एक्सपीरियंस सीनियर्स, सीनियर्स जूनियर्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा उसमें. एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, नहीं ये भी नहीं पढ़ा. इनकरेजिंग कंस्ट्रक्टिव डिसेंट, डिसेंट का क्या मतलब होता है? डिसअग्रीमेंट. ऐसा डिसअग्रीमेंट जिसको हम डिस्कस कर पाए, जिसको पॉजिटिवली ले, उसको वेलकम करें. ये तो हमने पढ़ा है ना कि हमें वेलकम करना है डिसअग्रीमेंट को, ताकि हम एक अच्छे कंक्लूजन पर पहुंचे. ये हमारा आंसर है, इनकरेजिंग कंस्ट्रक्टिव डिसअग्रीमेंट. ऑनलाइन रीच जैसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पैसेज से डिजिटल प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथन कॉन्फॉर्मिटी. हाउ डज द पैसेज से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कैसे कॉन्फॉर्मिटी को और स्ट्रेंथन करते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है. क्रिएटिंग क्यूरेटेड एको चैम्बर्स, ये हमने देख लिया है. नेक्स्ट, which incident is mentioned as a real life outcome linked to group thinking. real life outcome, a major peace treaty, ये तो था ही नहीं उसमें. challenges space shuttle disaster, हाँ हमने 2 एग्जाम्पल्स पढ़े थे जिसमें क्या हुआ था कि ये ग्रुप थिंकिंग की वजह से मिसजजमेंट्स हुई थी. उसमें एक स्पेस शटल डिजास्टर था और एक पिग्स वाला था. तो ये हमारा आंसर हो गया. दैट्स इट, हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया.
उसके आंसर्स कर लिए। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, द बे ऑफ पिग्स एपिसोड एंड द चैलेंजेस स्पेस शटल ट्रेजेडी, क्लासिक केसेस, ग्रुप थिंकिंग, डिस्टॉर्टेड जजमेंट, यही केसेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना पैराग्राफ को दूसरी बार देखे भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। समटाइम्स हमें रेफर करना पड़ता है, जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी हमें कैसे रेफर करना है, बट यहाँ पे ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। No one knows where is he staying. अब देखो ये एक स्टेटमेंट है, no one knows where is he staying, तो ये पार्ट इंटेरोगेटिव क्यों लग रहा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है प्रोनाउन से, मतलब, बट यहां तो ये इंटेरोगेटिव होता है तो क्वेश्चन मार्क भी आता है। जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यू आर गोइंग देयर, आर यू गोइंग देयर, आर यू, आर पहले आ गया तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। बट यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट है, नो वन नोज वेयर इज ही स्टेइंग, तो इज ही जो है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे ही इज होना चाहिए। ठीक है, वेयर ही इज स्टेइंग। ठीक है, एट नहीं, एट की जरूरत नहीं है, वेयर ही इज स्टेइंग, क्योंकि इज ही स्टेइंग के लिए क्वेश्चन मार्क की जरूरत है, बट ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये एक स्टेटमेंट है, और ये पार्ट जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस शो कर रहा है विदाउट अ क्वेश्चन मार्क, तो ये गलत है, वेयर ही इज स्टेइंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लो ऑफ फ्यूज। ओके, तो ब्लो ऑफ फ्यूज का क्या मतलब होता है कि तुम्हारा फ्यूज उड़ चुका है, मतलब यू आर आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब अब जो तुम्हारा गुस्सा है वो आउट ऑफ लिमिट है। तो दिस इज रिलेटेड टू एंगर। एंगर वाला ऑप्शन, टू बिकम सडनली एंग्री। ठीक है, तो फ्यूज, ब्लो, ऐसे वर्ड से जनरली हम एंगर को ही कनेक्ट करते हैं या फिर कोई वायलेंट एक्शन को कनेक्ट करते हैं। हम और भी कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं, अब ये आया है तो एंगर से रिलेटेड हमारे क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। लूज वंस टेम्पर, ये तो बहुत कॉमन है, हम सबको पता है, लूज वंस टेम्पर। मैंने बोला वायलेंस से रिलेटेड ब्लो, फ्यूज, ऐसे वर्ड्स आएंगे तो एंगर से रिलेट करने की कोशिश करना। बाइट ऑफ समवंस हेड, ये कितना वायलेंट सेंटेंस है अपने आप में, तो ऑब्वियसली इसमें एंगर का तो कुछ रोल होगा ही। देन फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ द हैंडल मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाना। हम कंट्रोल से बाहर होते ही तब है जब हम गुस्से में होते हैं, नहीं तो हम कंट्रोल में ही रहते हैं इन नॉर्मल सिचुएशंस। हिट द सीलिंग, अगेन हिट, ये भी वायलेंट है। ये जो वायलेंस वाले वर्ड्स हैं या फिर आउट ऑफ कंट्रोल जो हैं, ये सब एंगर से रिलेटेड इडियम्स होते हैं, ये कुछ आप ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे ब्लो ऑफ फ्यूज मतलब टू बिकम सडनली एंग्री, फ्यूज भी तो अचानक से उठते हैं ना, इसलिए सडन एंगर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द न्यू रूल्स, हमें यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द न्यू रूल्स तो सीमिंगली ड्रिवन बाय फिस्कल नेसेसिटी वर एक्चुअली अ कोवर्ट मूव टू डैश डिसेंट अंडर ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का क्या मतलब होता है? ऑस्टेरिटी का मतलब होता है एक सीवियर मैनर में कोई चीज करना। अब ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि कुछ मूव्स, कुछ न्यू रूल्स बने जिनको हमने ये दिखाया कि फिजिकल नेसेसिटी है वो, बट वो एक्चुअली एक बहुत ही ज्यादा खराब मूव था किसी सिवियरली किसी चीज को सप्रेस करने के लिए। सप्रेशन से रिलेटेड है, मतलब किसी चीज को दबाने के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है किसी चीज को सप्रेस करने का मतलब होता है क्वेल। क्वेल मीन्स टू सप्रेस या
टू स्लो डाउन या किसी चीज को श्रिंक करना, छोटा करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है क्वेल। ये थोड़ा सा वोकैबुलरी साइड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है या फिर एरर डिटेक्शन भी कह सकते हैं इसको। शी डिमांडेड मी टू स्वैलो द मेडिकेशन। अब देखो, डिमांडेड यहाँ पे एक वर्ब है और साथ में लगा हुआ है टू स्वैलो। डिमांडेड वर्ब के साथ टू इन्फिनिटिव नहीं आ सकता, ठीक है। जब हम वर्ब्स का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि टू इन्फिनिटिव इस वर्ब के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि ये इन्फिनिटिव की तरह यूज ही नहीं हो रहा है, ये यूज हो रहा है वर्ब की तरह। तो वर्ब टू प्लस वर्ब नहीं बनेगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड के साथ होना चाहिए कोई नाउन। अब हम ऑप्शंस देखेंगे, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब हम ऑप्शंस देखेंगे। डिमांडेड दैट आई स्वैलो द मेडिकेशन, मी स्वैलोइंग द मेडिकेशन, शी मी स्वैलोइंग द मेडिकेशन, ये तो होएगा ही नहीं। शी दैट मी स्वैलो द मेडिकेशन, नहीं। शी टू स्वैलो द मेडिकेशन बाय मी, नहीं। शी डिमांडेड दैट आई स्वैलो द मेडिकेशन। वैसे तो हम अगर ये इतना टू इन्फिनिटिव ये सब चीजों में नहीं भी जाते तो भी यहाँ पे डिमांडेड से लेकर इतना पार्ट हाईलाइटेड है, तो शी मी स्वैलोइंग का कोई सेंस नहीं बनेगा, शी दैट मी स्वैलो का कोई सेंस नहीं है, शी टू स्वैलो का कोई सेंस नहीं है। तो अब ऑटोमेटिकली ये तो बहुत ही जल्दी हमारा आंसर आ जाता ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीअरेंजमेंट का। अब हम यहाँ पे इसको कौन सी अप्रोच से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन टेक्निक से। क्यों सोचा मैंने एलिमिनेशन लगाने का, क्योंकि एलिमिनेशन से हमें स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस मिल जाती है और यहाँ पे स्टार्ट बहुत यूजफुल रहेगी। क्यों यूजफुल रहेगी स्टार्ट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें सबकी स्टार्ट अलग है, तो हम बहुत जल्दी एलिमिनेट कर पाएंगे अपने ऑप्शंस को, ठीक है। तो अब हम पढ़ के देखते हैं क्या एलिमिनेट कर पा रहे हैं हम। दीज इन्फ्लुएंसेस इंक्लूड हाउ मच, दीज से स्टार्ट है, मतलब कोई प्रायर रेफरेंस होगा, इससे पहले किसी चीज के बारे में बात हुई होगी, इससे शुरुआत हम कर नहीं सकते, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया डिस्क्वालीफाई, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन द अर्थ क्लाइमेट आर शेप्ड बाय एन इंट्रिकेट, ठीक है, ये हो सकता है, इसमें कुछ ऐसा अब्रप्ट स्टार्टिंग नहीं है, तो हम इसको सोचेंगे। द मोस्ट प्रोमिनेंट ह्यूमन ड्रिवन इन्फ्लुएंस इज द रिलीज, ठीक है, इसके बारे में भी सोच सकते हैं, हमें अभी कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है ना, क्योंकि टुगेदर दीज कॉम्पोनेंट्स, अगेन मतलब कुछ कॉम्पोनेंट्स, ये सब कॉम्पोनेंट्स एक साथ मिलकर, तो इसके भी प्रायर कोई बात हुई होगी, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। 1 और 4 एलिमिनेट हो चुका है। अब हमें ये ऑप्शन देखना है और ये वाला ऑप्शन देखना है, या तो सेंटेंस 2 से स्टार्ट होगा या तो सेंटेंस 3 से स्टार्ट होगा, दोनों पढ़ के देखो। लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन अर्थ्स क्लाइमेट आर शेप्ड बाय एन इंट्रिकेट मिक्सचर ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन ड्रिवन इन्फ्लुएंसेस, ये कुछ इन्फ्लुएंसेस की बात कर रहा है। द मोस्ट प्रोमिनेंट ह्यूमन ड्रिवन इन्फ्लुएंस इज द रिलीज ऑफ, अब यहाँ पे इन्फ्लुएंस की बात हुई और यहाँ पे बात हुई मोस्ट प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंस की, मतलब पहले हमने इन्फ्लुएंस की बात की होगी, उसके बाद हमने बात की होगी ना कि कौन सा इन्फ्लुएंस प्रोमिनेंट है, तो ऑब्वियसली हमारे को आंसर मिल चुका है यहाँ पे कि हमारा आंसर 2 से स्टार्ट होगा, 2, 1, 3 और फिर 4, बट हम फिर भी इसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स शेप्ड बाय अ मिक्स ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन ड्रिवन इन्फ्लुएंसेस, ये इन्फ्लुएंसेस क्या क्या इंक्लूड करते हैं और फिर इनमें से कौन सा मोस्ट प्रोमिनेंट है और फिर टुगेदर ये क्या बनाते हैं, ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। तो 2, 1, 3 एंड 4 हमारा करेक्ट आंसर है।
एलिमिनेशन टेक्निक बहुत यूजफुल होती है एरर डिटेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमिनेशन टेक्निक बहुत यूजफुल होती है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, कहना था मुझे, आई एम सॉरी। यहाँ पे हम एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं। 17th क्वेश्चन, द हायर द ऑफिस वॉज, पहले हम एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द हायर द ऑफिस वॉज द मोर प्रेसिंग बिकेम द नीड फॉर प्रूडेंस, प्रोप्राइटी एंड अवॉइडिंग ऑफ अर्ली डिस्क्लोजर। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम पार्ट वाइज जाएंगे। द हायर द ऑफिस वॉज, जितना हायर ऑफिस था, ये तो करेक्ट है, इसमें कुछ मिस्टेक नहीं लग रही। द मोर प्रेसिंग बिकेम द नीड, मतलब वो नीड उतनी ही ज्यादा बढ़ गई या इंटेंसिफाई हो गई, ये भी ठीक है। फॉर प्रूडेंस, प्रोप्राइटी एंड, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है, प्रूडेंस के लिए और प्रोप्राइटी के लिए ये नीड और ज्यादा बढ़ गई। एंड अब यहाँ पे प्रूडेंस और प्रोप्राइटी कैसे यूज हुआ है? नाउन की तरह, ये भी नाउन है, तो इसके एंड के साथ अवॉइडिंग ऑफ अर्ली डिस्क्लोजर गलत नहीं लग रहा है? डेफिनेटली गलत है, क्योंकि पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट है। अगर हमने फॉर के साथ यहाँ नाउन लगाए हैं तो ये भी तो इसी का पार्ट है ना, प्रूडेंस कॉमा प्रोप्राइटरी एंड अवॉइडिंग गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी नाउन होना चाहिए, अवॉइडेंस होना चाहिए, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अवॉइडेंस ऑफ अर्ली डिस्क्लोजर। तो ये हमारा पार्ट है जिसमें एरर है, अवॉइडिंग की जगह अवॉइडेंस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और इसमें हमारे कोर ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। ओके, तो सेंटेंस है, पहले पूरा पढ़ेंगे और फिर पार्ट वाइज जाएंगे। द रिपोर्ट्स फोकस ऑन टेक यूटोपियनिज्म, दो प्रेजवर्दी, इग्नोर द डीप रूटेड inequities that continue in data availability and digital competence across demographic and regional gaps। अब इस सेंटेंस में पढ़ने में तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, बट अब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। रिपोर्ट के फोकस की बात हो रही है, ऑन टेक यूटोपियनिज्म, दो प्रेजवर्दी, रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है कि वो इस टॉपिक पे थी और प्रेजवर्दी थी, बट वो क्या इग्नोर कर रही थी? इग्नोर कर रही थी, एक मिनट, रिपोर्ट इग्नोर कर रही थी। रिपोर्ट सिंगुलर है तो उसके लिए जो वर्ब यूज हुई है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए थी। इग्नोर्स द डीप रूटेड इनइक्विटीज, इग्नोर गलत हो जाएगा। ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सबसे बेसिक रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। सबसे सिंपल रूल है ये, सबसे ज्यादा इजी। तो यहाँ पे रिपोर्ट हमारा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, तो इग्नोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एरर है इन द सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमॉर्फस। अमॉर्फस का क्या मीनिंग होता है? अमॉर्फस का मतलब होता है नॉट क्लियर, जिसकी कोई क्लियर शेप नहीं होती, शेपलेस होता है, या फिर वेल डिफाइंड नहीं होता है, ये होता है अमॉर्फस। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। क्लियर तो पहले ही हटा देंगे हम, क्योंकि हमें सिनोनिम ढूंढना है, एंटोनियम नहीं ढूंढना है। और अमॉर्फस तो होता ही नॉट क्लियर है। स्ट्रिक्ट भी अगर हम कहें स्ट्रिक्ट कंप्लायंस या स्ट्रिक्ट बॉर्डर्स, मतलब डेफिनेट है, स्ट्रिक्ट है तो डेफिनेट जरूर होगा, रिजिड होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एक्यूरेट भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एक्यूरेट होता है जो एकदम एक्यूरेट हो, क्लियर हो, और यहाँ पे नॉट क्लियर की बात हो रही है, तो हमारा आंसर हो गया वेग। वेग का मतलब होता है अनक्लियर या फॉगी भी कह सकते हैं। अगेन इस सबका मतलब वही है जो कि क्लियर नहीं होता है। ठीक है, पर अगर हम अगेन एलिमिनेशन टेक्निक लगाना चाहें तो
तो हम इन तीनों के लिए कह सकते हैं कि ये सिमिलर नेचर के वर्ड्स हैं, एक्यूरेट, क्लियर, स्ट्रिक्ट। तो हम एलिमिनेशन से भी वेग पर ही पहुंचते अगर हमें वेग का मतलब पता है या नहीं पता तब भी। जैसे हम कहते हैं व्हाट अ वेग एक्सप्लेनेशन, मतलब क्या बेकार एक्सप्लेनेशन है, जो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है, अनक्लियर सी एक्सप्लेनेशन है। तो वेग का मतलब अनक्लियर होता है। नहीं पता तो भी आप सिमिलर नेचर के वर्ड्स देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है द टर्म, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द टर्म क्रोमोसोमल 3 कॉपीज। 3 कॉपीज, 3 से तो हमें ट्राई पता चल ही जाएगा, ट्राई, और कॉपीज का रिलेशन सोम से होगा क्योंकि हमने क्रोमोसोम पढ़ा है ना, सोम का मतलब कॉपी से होता है, तो हमें ये ढूंढना है, ट्राइसोमी हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, ये रूट वर्ड बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लॉज टेस्ट का क्वेश्चन है ये, सो फ्रेजाइल डैश द टॉक्स दैट वन डिस्क्लोजर कुड सैबोटेज देम। अब ये ऑप्शंस जो हैं ये 2 तरह के टेंस में दिए हुए हैं, प्रेजेंट या पास्ट। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सेंटेंस में क्लू ढूंढते हैं। सो फ्रेजाइल डैश द टॉक्स दैट वन डिस्क्लोजर कुड सैबोटेज देम, मिल गया मुझे। कुड क्या होता है, पास्ट फॉर्म है किसकी, कैन की। कैन है हमारा मोडाल, जिसकी पास्ट फॉर्म कुड है, कुड पास्ट हो गया तो मतलब यहाँ पे पास्ट फॉर्म आएगी। अब पास्ट में भी और ढूंढते हैं। सो फ्रेजाइल द टॉक्स क्या है, टॉक्स की बात हो रही है, टॉक्स है, एक बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, मतलब प्लूरल है। तो प्लूरल और पास्ट का ऑप्शन देखना, आर प्रेजेंट हो गया, वर प्लूरल प्लस पास्ट, इज प्रेजेंट हो गया, वॉज पास्ट बट सिंगुलर, तो हमारा आंसर हो गया वर। So fragile were the talks that one disclosure could sabotage them. Next, her analysis was dash than impressive. It was merely revelatory. अब impressive नहीं था उसका एनालिसिस, उससे भी कई ज्यादा था, वो रेवलेटरी था। रेवलेटरी जो है वो इससे भी ज्यादा हायर डिग्री का वर्ड है, और सेंटेंस भी ऐसे बताने की कोशिश कर रहा है कि उसका एनालिसिस सिर्फ इतना ही नहीं था, वो इससे भी ज्यादा था, रेवलेटरी था, मतलब इट वॉज मोर देन इम्प्रेसिव। हायर है ना, तो मोर देन इम्प्रेसिव, तो हमारा आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सेंटेंस को कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। सेंटेंस है, he said I am not feeling fine. He said I am not feeling fine. अब देखो, ये डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच जाना है हमें। इसका एक बहुत इजी तरीका होता है, प्रेजेंट से जब भी पास्ट में जाते हैं तो बस एक डिग्री का फर्क आ जाता है। ठीक है, कैसे, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है जैसे, तो वो हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। जैसे मैंने बोला, he said I have done the work. He said that he had done the work. have को had में चेंज कर दिया, वो पास्ट परफेक्ट हो गया। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, he said he has been studying. He said that he had been studying. तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़े केसेस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है, बट अगर
हम कुछ रूल्स या लॉज की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहते हैं। जैसे ही सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ही सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहता है। यही एक एक्सेप्शनल केस है। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। ही सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आईएनजी देखते ही सबसे पहले क्या स्ट्राइक होता है? कॉन्टिन्यूस। आई एम क्या बता रहा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस आंसर हो जाएगा। ही सेड किस में चेंज हो जाएगा? ही सेड दैट। और पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए वॉज नॉट फीलिंग वेल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? इज, एम, आर प्लस आईएनजी, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा वॉज, वर प्लस आईएनजी। तो यहां पे इसमें तो इज है, ये गलत हो गया। ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, ये करेक्ट हो गया। डिडंट, डिडंट नहीं आता इनडायरेक्ट स्पीच में। ही सेड दैट ही नॉट फीलिंग, इसमें तो हमने कुछ भी यूज नहीं किया, कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आ रही है, इसलिए ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर है ही सेड दैट ही वाज नॉट फीलिंग फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंडीशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, OWS का। अ कंडीशन ऑफ डिसयूज और इनएक्टिविटी। डिसयूज और इनएक्टिविटी का मतलब है नो लॉन्गर इन यूज, ठीक है, नो लॉन्गर इन यूज। अब इसमें से कौन सा मीनिंग है इसका? इसमें कोई टेक्निक नहीं लगेगी, कोई ट्रिक नहीं लगेगी, ये आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और इसका ये आंसर है। तो याद रखने का ये तरीका है, डिसयूट्यूड होता है, बट डी प्लस यूज मतलब नो लॉन्गर इन यूज, इससे बना है ये डिसयूट्यूड, ठीक है। तो डी यूज से बना है नो लॉन्गर इन यूज। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, लेथार्जी का मतलब होता है लेजी, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है जो पुअर होते हैं या जो नीडी होते हैं, और इंटररेग्नम का मतलब होता है गैप। किसी भी एक्टिविटी, किसी भी इवेंट या किसी भी सिचुएशन में जब गैप आ जाता है या डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाती है तो उसे हम कहते हैं इंटररेग्नम, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आंसर है डेस्टिट्यूट, कंडीशन ऑफ डिसयूज, डिसयूज से ही बना है डेस्टिट्यूट। हाँ, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, Why did the editor disregard the major stylistic irregularities? ये हमारा सेंटेंस है, इसको हमने एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना है। Why did the editor disregard the major stylistic irregularities? इसका क्या मीनिंग है? एडिटर ने मेजर इरेगुलरिटीज को डिसरिगार्ड क्यों किया? ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो y तो y की जगह ही रहेगा, WH वर्ड्स नेवर चेंज, WH वर्ड्स अपनी जगह पे ही रहते हैं। डिड कभी नहीं आता पैसिव फॉर्म में, वो एक्टिव फॉर्म का पार्ट है, इस ऑप्शन को हटा दो। अब देखो y डिड, पास्ट की बात हो रही है तो y आर द मेजर तो नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। अब देखो y हैव द मेजर stylistic irregularities been regarded by the editor, have been, present perfect, present perfect पर क्यों जाएंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट पर तो नहीं जाएंगे हम, पास्ट का, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो ये बन जाएगा why were the major stylistic irregularities disregarded by the editor। प्रेजेंट परफेक्ट का तो यहां से कोई लेना देना ही नहीं था ना, सेंटेंस पास्ट में था, पास्ट से उठकर कोई चीज प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं जा सकती है, प्रेजेंट परफेक्ट से उठकर चीज पास्ट में आ सकती है, पास्ट परफेक्ट बन सकती है, बट प्रेजेंट परफेक्ट से उठकर, पास्ट से उठकर कहीं नहीं जाएगी ना, प्रेजेंट परफेक्ट में तो नहीं जाएगी। तो पास्ट सिंपल ही रहता है जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। दैट्स इट, ये थे हमारे 25 टफेस्ट क्वेश्चंस। इसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड टफेस्ट शिफ्ट करेंगे
नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।